अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं रात के वक्त एक नर्सिंग होम के एक बैंड यूनिट में काम करता हूँ। ये हिस्सा सबसे ज़्यादा मुश्किल मरीज़ों के लिए होता है, उन लोगों के लिए जो डेमेंटिया के आखिरी मरहले फ़ेस कर रहे होते हैं, जिनका रवैया इंतहाई ख़तरनाक होता है या फिर जो ज़हनी बीमारियों का शिकार होते हैं। वो लोग जिन्हें कोई और संभालना नहीं चाहता। ये हिस्सा जो कि इमारत की तीसरी मंजिल पर है हॉस्पिटल के, एक लंबा और सुनसान कॉरिडोर जहाँ सिर्फ मैं और ये मरीज़ होते हैं। जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो लगता है जैसे पूरा माहौल सांस रोके हुए हो। किसी को भी रात में यहाँ काम करना पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ मुश्किल मरीज़ नहीं डराते, यहाँ कुछ और भी है, कुछ जो ठीक नहीं लगता मुझे। एक रात मैं अपने कॉरिडोर का राउंड कर रहा था जब मुझे एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल साफ तरीके से, कि इधर आओ। ये आवाज़ कॉरिडोर के उस हिस्से से आई थी जो जो डेड एंड पर था, लेकिन उस हिस्से में कोई मर्द नहीं था और सब मरीज़ सो रहे थे। ना कोई टीवी चल रहा था, ना रेडियो, कोई वजाहत नहीं थी। मेरे दिल को अजीब सी घबराहट होने लगी। अगले दिन जब मैंने ये बात अपने एक कुलीग को बताई तो वो खामोश हो गई। उसने कहा कि इस कमरे में पहले एक मर्द रहता था जो इसी तरह मदद के लिए पुकारता था, और वो मेरी ड्यूटी शुरू होने से कुछ दिन पहले वफ़ात पा चुका था। उसकी आवाज़ भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेरे कुलीग ने बताई थी। फिर एक और वाक़या याद आता है मुझे। हमारे पास एक बड़ी सख्त और गुस्से वाली बूढ़ी औरत रहती थी। वो दूसरों को चीख कर कहती थी कि चुप हो जाओ या बोलना बंद करो, मूड के मुताबिक। उसके मरने के बाद मुझे लगा कि अब उसका किस्सा ख़त्म हो गया है। एक रात मैं हालवे में अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहा था, वो भी इसी इमारत के दूसरे यूनिट में काम करता है, जब एक तेज़ और बारीक कानों में चुभने वाली आवाज़ आई, बिल्कुल मेरे पास से। जब मैंने मुड़कर देखा, हालवे खाली था, मगर वो आवाज़ वो उसी औरत की लगती थी। एक और औरत थी जिसे एक और रेजिडेंट के साथ एक शेयर्ड रूम में शिफ्ट किया गया था। उन दोनों की तो आपस में कभी नहीं बनी। जब भी वो अपनी प्लेट से कुछ उठाती, दूसरी औरत उस पर हमला करने लगती या गंदी गालियाँ देने लगती। कुछ दिन बाद वो पहली औरत इसी कमरे में मर गई। उसके बाद उसकी रूममेट का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल गया। पहले वो तन्हा रहना पसंद करती थी, लेकिन अब उसे उस कमरे में सोने से डर लगने लगा। वो हमेशा रो रो कर कहती थी कि लाइट्स बंद मत करो, बेड में जाने से इनकार करती रहती थी। जब किसी तरह सो जाती तो चीख चीख कर उठती। एक रात मैंने उसे हालवे में देखा, बिना व्हीलचेयर के चलते हुए, दीवारों को पकड़कर अपना वज़न संभालती, सांस जो कि उसकी शायद फूली हुई थी, आंखें दहशत से भरी हुई थी। जब मैंने उसे वापस ले जाने की कोशिश की तो उसने मुकाबला किया। उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी जो इंसान के अंदर तक लर्ज़ डाल दे। एक महीने तक उसने उस कमरे में सोने से इनकार किया। ये सब तब रुक गया जब उसे किसी और कमरे में शिफ्ट किया गया। लोग कहते हैं कि उसका मरा हुआ रूममेट अभी तक उसे छोड़कर नहीं गया होगा शायद। मैंने कई मर्तबा देखा है, मरीज़ खुद से बातें करते हैं, हवा में हाथ बढ़ाते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, जैसे किसी नज़र ना आने वाले से मिल रहे हों। जब वो जैसे अपने आप से या किसी और से बातें कर रहे होते हैं तो समझ जाओ कि वक्त करीब है। एक औरत के साथ भी यही हुआ। मेरी कुलीग उसके कमरे में गई और पूछा कि वो किससे बात कर रही है। वो खुशी से कह रही थी, देखो सामने मेरी बहन बैठी हुई है, मैं उससे बात कर रही हूँ।
मेरी कुलीग ने चौंक के सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ये तो अच्छा है, और बाहर निकल गई। चंद घंटों बाद वो औरत मर गई। एक और अजीब चीज़, घंटियाँ ऐसी नहीं जो एक्सीडेंट से बच जाएं, ये वो होती हैं जो ताकत से खींच कर बचाई जाती हैं, और ये बंद तब होती हैं जब उन्हें ऊपर पुश करते हैं। कभी कभी ये बंद कमरों में बजती हैं जहाँ कोई भी नहीं होता। अक्सर ये उस वक्त होता है जब कोई मरीज़ वफ़ात पा चुका होता है, जैसे वो आखिरी मर्तबा मदद मांग रहे हों। मगर सबसे ज़्यादा जो मुझे डराता है वो मेरे हालवे के आखिर में रहने वाली एक ग्रीक औरत है। वो उर्दू या कोई लोकल ज़ुबान नहीं बोलती। कभी कभी रात में वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, जैसे किसी से मुकम्मल गुफ्तगू कर रही हो। मगर जैसे ही मैं उसे देखने जाता हूँ वो आंखें बंद कर लेती है, जैसे सो रही हो। जैसे ही मैं वापस मुड़ता हूँ वो फिर से बोलना शुरू कर देती है। ये सिलसिला चलता रहता है जब तक वो चुप नहीं हो जाती। उसके बाद अगले कमरे वाली औरत वो ही करने लगती है। फिर उसके बाद उस हालवे के मुकाबले में रहने वाली, एक एक करके सब, जैसे कोई सा साया कमरे से कमरे तक जा रहा हो और सबको जगा रहा हो, और सब एक ही बात कहते हैं। वो मर्द मेरे कमरे में था, वो मर्द कोने में खड़ा हुआ था। वो मर्द ने मुझे कहा था, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता, मगर सब एक ही जुमले दोहराते हैं। ये बार बार होता है। मैं सोचता हूँ कि वो कौन मर्द है, कौन है वो, और वो उन्हें क्या कहता है। मगर सच कहूँ, मुझे असल में ये जानना ही नहीं है। हॉस्पिटल में ऐसे वाक़यात अक्सर होते हैं क्योंकि वहाँ पे कई लोगों की वफ़ात होती है। आपका क्या ख़्याल है इनके बारे में? ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं 21 साल का था जब ये वाक़या मेरे साथ हुआ, कराची के एक पुराने हॉस्पिटल में। मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता यहाँ पे। मेरी उस दिन तबीयत बहुत ख़राब थी, कह लें कि मैं ज़िंदगी और मौत की हालत में था। अल्लाह का शुक्र है कि अब तो मेरी तबीयत ठीक है, अब मैं बेहतर हूँ। हॉस्पिटल में रात का वक्त था और जिस कमरे में मैं था उसमें अंधेरा था, और सिर्फ उधर जो मॉनिटर पड़ा हुआ था उसकी रोशनी थी थोड़ी। मैं बेहद कमज़ोर, घूमती सोच में और बेहोशी की हालत में था। जिस्म के अंदर से दर्द उठ रहा था। तभी मैंने देखा कि एक मेल नर्स मेरे ऊपर झुका हुआ है। वो लंबा पतला था, उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। ना उसके पास कोई आइडेंटिटी थी उसकी, किसी तारीफ़ का एक जुमला तक नहीं था उसके पास। सिर्फ एक ठंडी सी प्रोफेशनल आवाज़ में उसने कहा, मैं तुम्हारी ट्रिप बदलने आया हूँ। मैं सिर्फ हल्का सा सर हिला सका। उसने मेरा बाजू पकड़ा और सुई घुसा दी। मुझे बहुत तेज़ दर्द हुआ। सुई ने रग नहीं पकड़ी। दोबारा कोशिश की, फिर से चूक गया। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। चौथी दफ़ा पर मैंने कराहत से कहा, क्या किसी और को बुला सकते हो तुम? तो बुला लो। मेरी आवाज़ इतनी हल्की थी कि जैसे हवा में गुम सी गई हो। उसने सीधे लहजे में कहा, नहीं, और फिर से सुई अंदर घुसा दी। अब वो सिर्फ चौंक नहीं रहा था, वो जानबूझकर सुई अंदर घुमा रहा था। वो उसे घुमाता, अंदर बाहर करता, जैसे किसी चीज़ की तलाश में हो। दर्द अब गहरा हो गया था मेरा, तेज़ और जानबूझकर दिया गया था ये दर्द मुझे। मेरे दिल में एक ठंडक सी उतर गई जब वो 7वीं या 8वीं बार सुई घुसा रहा था। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। मेरा दिल तो जैसे मेरे कान में धड़क रहा हो। मैं हल्की सी आवाज़ में बोला, तुम ये क्यों कर रहे हो? उसने मुस्कुराया, ना कि बल्कि गुस्सा दिखाया, ना कोई वजह दी। बस एक आरामदाह लहजे में कहा, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है जो तुम यहाँ हो। उसका कहने का तरीका इतना बेहिस था कि मुझे उलझन महसूस होने लगी। मैं इतना कमज़ोर था कि उससे लड़ भी नहीं सकता था, बाजू भी हिला नहीं पा रहा था मैं अब। रात का वक्त था, कॉरिडोर में किसी के
कदम की आवाज़ नहीं थी। नर्सिंग काउंटर भी खामोश था। सिर्फ मॉनिटर की हल्की सी बीप और बाजू में जलती हुई सुई का दर्द महसूस हो रहा था मुझे याद नहीं कि उसने कितनी दफ़ा सुई अंदर घुसाई। कब वो चला गया ये भी याद नहीं। जब वो गया मेरा बाजू फूल चुका था, लाल नीले निशानों से भर चुका था। हर जगह सुई के निशान थे। अगली सुबह एक नर्स आई ड्रिप निकालने। जैसे ही उसने देखा उसके मुंह से चीख निकल गई, या अल्लाह ये क्या है। उसने कैथेटर उठा के देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सबसे बड़ी सुई है जो मैंने किसी ज़िंदा मरीज़ को लगे हुए देखी है। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ज़िंदा क्यों एम्फसाइज़ किया, और मैं जानना भी नहीं चाहता था। जब मैं दूसरों को ये बात बताता हूँ तो अक्सर लोग हंस के टाल देते हैं कि शायद वो नर्स बस एक्सपीरियंस में कमज़ोर था या कोई गलती हो गई होगी। मगर मैं जानता हूँ कि वो कुछ और ही करने आया था, या तो वो कुछ और ही मखलूक थी। जब मैंने सुबह पूरे स्टाफ से पूछा तो ऐसे शक्ल का कोई नर्स ही नहीं था वहाँ पर। उन्होंने ये भी नहीं महसूस किया कि किस तरह इंसान बिल्कुल तन्हा और बेबस महसूस करता है जब कोई ऐसा इंसान जिसको तुम परवाह नहीं करना चाहते, जिसकी तुम्हें तकलीफ़ देना चाहता हो। मुझे नहीं पता वो कौन था और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। तो हाँ, वो रात को नर्स जो बड़ी सुइयों का शौकीन था और जहनी मसाइल से शायद गुज़र रहा था, या जो भी मखलूक थी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सरवाइव कर गया और बच गया। दोबारा माजरत, इसीलिए मैं किसी प्राइवेसी इशू की वजह से हॉस्पिटल का नाम नहीं बताना चाह रहा। ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। एमरजेंसी वार्ड में मुझे फ़ोन आया है कि एक शख्स को आइसोलेशन रूम नंबर 14 में ले जाया गया है। ये पहले ही एक बहुत बुरा इशारा था। रूम नंबर 14 उन लोगों के लिए रखा जाता था जिनका ज़ख़म इंतहाई ख़तरनाक और इन्फेक्टेड होते थे, जैसे कि बदबूदार या ऐसे मरीज़ जिनका दूसरों से मिलना ठीक ना समझा जाए। नर्स जो मुझे ब्रीफ कर रही थी, उसका चेहरा जर्द था। उसने कहा कि वो एक बूढ़ा आदमी है। उसकी दोनों टांगें बेहद बुरी तरह से इन्फेक्ट हो चुकी हैं। फिर उसने रुककर होंठों को कसकर बंद कर लिया और उसने कहा कि जो आदमी है उसने अपने ज़ख्मों पे कई महीनों से पट्टी तक नहीं की। मैं उसकी तरफ देखता रहा बस, बाकी फिर वो सिर्फ सिर हिलाती रही। मेरा दिल जो कि अब घबराने लग गया था। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी। कोई मेडिकल विज़िट पिछली 1 साल से नहीं था उस मरीज़ का। कोई फॉलोअप भी नहीं था। मैंने प्रोटेक्टिव सूट पहना और उस कमरे में चला गया। दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले जो चीज़ मुझ पर हमलावर हुई वो थी उसकी बदबू। सड़ी हुई गोश्त, गंदे पानी और किसी अजीब सी चीज़ की बदबू, जैसा कि गोश्त को बहुत पुराना रखा गया हो और जो कि अब नाक के रास्ते सीधा दिमाग में घुस रहा हो। वो शख्स एग्जामिनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, इस तरह जैसे उसे ये सब बेमाकूल लग रहा हो। उसके कपड़े मैले और सख्त हो चुके थे। जिस्म का रंग सफ़ेद और ज़्यादा मुर्दा लगता था। उसने मुझे कहा कि मुझे समझ नहीं आया मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, और उसने कहा कि उसकी टांगों का इलाज पिछले साल हुआ था। सिर्फ कुछ गोलियाँ लेकर सब ठीक हो गया था। मैंने उसे कहा कि मुझे देखना पड़ेगा दोबारा। उसकी टांगों पर बंधी पट्टियाँ जो कि काफ़ी पुरानी थीं, जो कि उसने 1 साल से शायद उतारी ही नहीं थी और गंद से भरी हुई थी। जब मैंने पहली पट्टी उतारी तो वो पर्चे की तरह सूख कर टूट गई। नीचे का कपड़ा पहले पीला, फिर भूरा और पूरी तरह से गंदा हो चुका था, जैसे ज़ख्म को 1 साल तक छुआ भी ना हो। नीचे से निकलने वाली बदबू लाफानी थी। एक नर्स को उल्टी आ गई और वो कमरे से भाग गई थी। मैंने मुश्किल से अपनी सांस मुंह से लेना शुरू की, लेकिन इससे और बुरा हो गया मेरे लिए। फिर मैंने देखा उसकी सड़ती हुई जेल के अंदर कुछ हिल रहा था। एक मोटा सा सफ़ेद कील सा लरवा चमकती रूह के
टुकड़े में आराम से घूम रहा था। मैंने हिम्मत की, जितने उसके ज़ख्म में मैं गहरा गया उतना ही बुरा मुझे सामने नज़र आने लगा। 10 नहीं, 100 के हिसाब से कीड़े उसकी टांग में घुसे हुए थे, सफ़ेद, हिलते हुए गोश्त के अंदर तक। जब हमने आखिरी पट्टी उतारी तो वो कीड़े निकल कर टेबल पर आए, फर्श पर, और मेरे दस्तानों वाले हाथों पर भी आए। मुझे महसूस हुआ कि एक चीज़ मेरी जूती पर चढ़ रही है। दूसरी नर्स, जो अभी भी वापस नहीं आई थी, बाहर से ही ये देखकर वापस भाग गई। जब मैंने दूसरी टांग देखी तो उसका हाल और बुरा था। वहाँ गोश्त अंदर तक खाया गया था, कहीं किसी किसी जगह की तो हड्डी तक नज़र आ रही थी। इन्फेक्शन जो कि जिल्द को गला चुका था, पीली रवानी में तब्दील कर दिया था, और अंदर फिर वही कीड़े मज़े से फीस्ट कर रहे थे। उस लम्हे मुझे असल में सूरन का मतलब समझ आया। हमने फ़ौरन उसको साफ़ करना शुरू किया। कीड़े एक स्टील बोल में इकट्ठे किए, लेकिन वो हिलते रहते थे। कुछ फर्श पर गिर गए और हमारे जूतों पर रख रख कर चढ़ने लगे हम पर। कुछ तो अभी भी गोश्त की तलाश में ही थे शायद। मुझे लगा जैसे वो मेरी कलाई के पास आ रहे हों। मैं कांप रहा था, लेकिन रोका खुद को मैंने। हमने उस शख्स को पानी से धोया, उसकी सारी टांगें साफ़ की। उसके बाद वैक्यूम ड्रेसिंग लगाई गई ताकि इन्फेक्शन को खींच कर निकाल सकें। कुछ दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। साथ में सख्त हिदायत भी दी गई कि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन हमें अंदाज़ा था कि अगर उसने ख्याल ना रखा तो अगला हाल इससे भी बुरा होगा उसका। और फिर हमने उसे कभी देखा ही नहीं। ये था एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी जो कि मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये मेरे दोस्त की थी। उसने मुझे सुनाने से मना तो किया था, लेकिन ये कहानी बहुत बुरी है। वो लोग रावलपिंडी के एक पुराने पार्क में भेजे गए थे, मेरे दोस्त, जहाँ एक बेंच पर एक बेहोश आदमी मिला। झुका हुआ था वो इलाका नशा करने वालों का था शायद, जहाँ रोज़ रात पैरामेडिक्स बुलाए जाते हैं। ओडीएस लड़ाइयाँ और लोग जो अंधेरों में खुद को बर्बाद कर रहे होते हैं। जब वो वहाँ पहुँचे, पहली चीज़ जो उन्हें महसूस हुई वो स्मेल थी। सिर्फ पुरानी पसीने और गंदी जिस्म की बू नहीं थी, कुछ और था। कुछ ऐसा जो अंदर तक चला जाए, कपड़ों में बस जाए, नाक की रगों तक। वो आदमी मुश्किल से होश में था, कमज़ोर सी सेहत, हड्डियाँ जो कि उसकी खाल से बाहर आ रही थी जैसे। होंठ सूखे हुए थे, फटे हुए। उसके पाँव में जूते नहीं थे, सिर्फ प्लास्टिक के शापर थे जो किसी डोरी से बांधे हुए थे, जैसे ठंड से बचने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने उसे ज़मीन पर लिटाकर जायज़ा लेना शुरू किया। तब उन्हें कुछ अजीब लगा। उसके घुटनों के नीचे की टांगें बिल्कुल काली थीं, ना केवल मैली, ना केवल सूर, बल्कि पूरी तरह स्याह, जैसे मुर्दा चमड़ी हो। चमड़ी जो कि लेदर जैसी और बेजान थी। उसके पाँव इतने सूज चुके थे कि 2 गुना बड़े लग रहे थे। अजीब सख्ती थी। पहले उन्होंने समझा कि ये किसी पुरानी इन्फेक्शन का नतीजा होगा, जैसे कि वो पहले भी कई दफ़ा निशान पुराने मरीज़ों में देख चुके थे। मगर जब उन्होंने प्लास्टिक का एक बैग ज़रा सा हटाकर बेहतर नज़र डालना चाहा, असल खौफ तब शुरू हुआ। वो प्लास्टिक उसकी चमड़ी में घुस चुका था, जैसे पिघल कर उसके साथ चिपक गया हो। जहाँ शॉपर उसकी खाल से चिपका हुआ था, वहाँ वो घुल मिल गया था। पतली प्लास्टिक का वो टुकड़ा अब उसकी टांग का हिस्सा बन गया था, उस मुर्दा चमड़ी का। फिर हरकत हुई। जैसे ही उन्होंने वो बैग हटाया, उसके नीचे की चमड़ी हिलने लगी और एक लहर जैसे मक्खियाँ और कीड़े बाहर निकलने लगे हों। वो उसके पाँव के नीचे गिरने लगे, चावल के दानों की तरह, सीधा नीचे गिरते हुए, बिलबिलाते हुए। दोनों पैरामेडिक्स पीछे हट गए। एक जो झाड़ियों में उल्टी कर गया और दूसरा जगह पर जम गया था। आंखें हटा नहीं पा रहा था वो वहाँ से। और कीड़े उसके
घाव से निकलकर नीचे गिर रहे थे। वो पूरी नीचे की टांगें इन जीवन से भर चुकी थी, जिंदा और हरकत में। पीछे कहीं वायरलेस रेडियो से आवाज़ आई। किसी ने स्टेटस अपडेट किया, मगर दोनों चुप थे। क्या जवाब देते? वो आदमी लगभग बेहोश था, दर्द से पड़े, जिंदगी से परे। खुदा जाने कब से वो यूं ही सड़ रहा था। उसे पता भी नहीं कि उसकी टांगें किसी ज़िंदा मखलूक की खुराक बन चुकी हैं। जब उसे एम्बुलेंस तक ले जाया गया, उन्हें मालूम था कि उसका बचना मुश्किल है। मेरा दोस्त कहता है कि उस दिन के बाद उस स्मेल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। चाहे जितना भी संभाल लूँ अपने आप को, चाहे कितनी भी देर गर्म पानी के नीचे खड़ा रहूँ, वो स्मेल उसके नाक में बस सी गई है, उसके ज़हन में बस सी गई है, हमेशा उसकी ज़िंदगी के लिए। जैसे मौत की बू, सड़न का एहसास, और वो लाखों छोटी छोटी चीज़ें जो उस मुर्दा आदमी के अंदर हिल रही थी पैरों में, उसे आज खौफ का एहसास दिलाती हैं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।